लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक कि जो टाइप यानी कि जो फ्लो इरिगेशन के टाइप थे उनको पढ़ लिया था। कोर डेप्थ, कोर पीरियड क्या होता है, प्लो इरिगेशन क्या होता है, टाइप ऑफ द सीजन, जो क्रॉपिंग सीजन होता है यानी कि रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जायद की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, या फिर स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप जैसे कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, या फिर अपने बात की था कि जो अपना जिसको कह सकते हैं अपन पेरेनियल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए जो अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं यानी कि जो अपना रबी एंड खरीफ जो रेशियो था उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो अब जो अपना आगे जो डिस्कस होगा वो कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में होगा एंड साथ में आपका कुछ एक अलग इंपॉर्टेंट यानी कि बेसिक इंपॉर्टेंट नम्स होगी। अपन प्रोसीजर चलता जा रहा है, उसी प्रोसीजर को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं देखें सबसे पहले आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि भाई कौन कौन से अपने कमांडेड एरिया होते हैं या फिर इरिगेशन के एरिया कौन कौन से कमांडेड किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तीन में डेफिनेशंस आपको समझाने वाला हूं, दैट इज जीसीए, सीसीए एंड आईओआई, ठीक है। तो मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं इसको जीसीए, ठीक है। जीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है अपनी, ग्रॉस कमांडेड एरिया। इसको लिखेंगे अपन ग्रॉस कमांडेड एरिया, ठीक है, ग्रॉस कमांडेड एरिया। देन उसके बाद जो अपना सेकंड डेफिनेशन है, द सेकंड डेफिनेशन इज सीसीए यानी कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कमांडेड एरिया, ओके। और नेक्स्ट जो आपका है दैट इज द थर्ड इज आईओआई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो देखिए सबसे पहले इनको अपन समझते हैं, देन इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल समझेंगे जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो देखें तीन आपके सामने पॉइंट्स हैं, तीनों को एक बार बेसिकली एक बार अच्छे से समझोगे तभी ये न्यूमेरिकल या फिर बेसिक जो टर्म्स है अपनी वो समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले बात करें अपन ग्रॉस कमांडेड एरिया की यानी कि जीसीए की। ग्रॉस कमांडेड एरिया देखो क्या होता है, यानी कि मान लीजिए किसी भी एक कैनाल से जो वाटर सप्लाई हो रहा है, किसी भी कैनाल से जो वाटर सप्लाई हुआ है, अब वो कैनाल कोई सी भी हो सकती है, माइनर हो सकती है, ब्रांच कैनाल हो सकती है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी टाइप की कैनाल आपकी हो सकती है, ठीक है। तो वहां से जो वाटर आपका सप्लाई हो रहा है, उस वाटर के सप्लाई होने के बाद कितने एरिया को टोटल, कितने ग्रॉस यानी कि क्या होता है टोटल, ठीक है, ग्रॉस यानी कि टोटल, कितने टोटल एरिया को आप इरिगेट कर पा रहे हैं, चाहे वो आपका कल्ट्रेबल है चाहे वो आपका नॉन कल्ट्रेबल है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं यानी कि जो आपके फीड है वहां पर, और जो बचा कुछ नॉन कल्ट्रेबल है, अनकल्ट्रेबल यानी कि जैसी जगह जहां पर आप इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके बिल्डिंग्स होती है उन जगहों पर जो वाटर यूज हो रहा है वो, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर अगर डेफिनेशन बात करेंगे तो टोटल कल्ट्रेबल एंड नॉन कल्ट्रेबल एरिया covered by the water supplied is called GCA। समझ में आया GCA क्या है? GCA का मतलब सीधा सीधा है कि टोटल कल्ट्रेबल और नॉन कल्ट्रेबल एरिया जो है, जो कि अपना वाटर सप्लाई जो है यानी कि कैनाल से जो वाटर सप्लाई हुआ है उससे टोटल कितना कल्ट्रेबल और नॉन कल्ट्रेबल यानी कि टोटल मिला के कितने एरिया को कवर किया गया है उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस कमांडेड एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। ग्रॉस कमांडेड एरिया का मतलब है कि टोटल कितना एरिया, चाहे वो कल्ट्रेबल है चाहे वो अनकल्ट्रेबल है, उस पर जो वाटर आया है उससे कितना कवर कर दिया गया, तो दैट टोटल एरिया इज कॉल्ड द ग्रॉस कमांडेड एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सीसीए की, सीसीए क्या है आपका कल्ट्रेबल कमांडेड एरिया। अब क्या होगा, यहां पर तो बात की जा रही है ओनली कल्ट्रेबल नॉन कल्ट्रेबल दोनों की, कंप्लीट एरिया की, टोटल एरिया की, लेकिन यहां पर अपन बात करें ओनली कल्ट्रेबल एरिया की, यानी कि इस टोटल ग्रॉस एरिया में से, ग्रॉस कमांडेड एरिया में से कितने एरिया को अपन कल्टीवेट कर सकते हैं, उस एरिया को कितने पानी यानी कि जो वाटर द्वारा कितना वैसा एरिया कवर किया गया है जिसको कि अपन कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, the percentage of GCA of cultivable area
which can be covered by supplied water, यानी कि जो सप्लाइड वाटर है उससे GCA का कितना परसेंटेज कल्ट्रेबल एरिया कवर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कल्ट्रेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि GCA जो अपना टोटल ग्रॉस कमांडेड एरिया है, उस ग्रॉस कमांडेड एरिया का कितना परसेंटेज एरिया कवर किया जा रहा है वाटर द्वारा, ओनली कल्ट्रेबल, नॉट द नॉन कल्ट्रेबल। नॉन कल्ट्रेबल एरिया से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ओनली कल्ट्रेबल एरिया से, यानी कि इरिगेशन के लिए फाइनली कितना पानी यूज किया जाएगा फॉर द लैंड, यानी कि जो रॉ यानी कि जो वाटर पहुंचेगा, कितना एरिया कवर करेगा वाटर, कच्चे जो मैदान है वहां पर, उसको अपन बोलेंगे कल्ट्रेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, CCA समझ में आ गया। लास्ट में बात करूं इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन, तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ये होता है CCA का पार्ट, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं देन समझते हैं। द पार्ट ऑफ CCA at which irrigation is done at a given time, समझ में आ गई बात? क्या लिखा हुआ है, 3 आपके डेफिनेशन है, तीनों को बेसिकली समझना है। देखिए मेन चीज है कि भाई जो GCA है अपना, वो GCA तो समझ में आ गया कि भाई टोटल कितना एरिया इरिगेट किया जा रहा है, टोटल कितने एरिया को वाटर द्वारा कवर किया जाए, जो कि कैनाल से सप्लाई हो रहा है, कैनाल से वाटर सप्लाई हुआ, टोटल कल्ट्रेबल अनकल्ट्रेबल एरिया को जो कवर कर दिया गया उसको बोल दिया ग्रॉस कमांडेड एरिया। ग्रॉस कमांडेड एरिया का वो पार्ट जिस पर कल्टीवेशन किया जाएगा, यानी कि खेत, यानी कि जो कच्चे मैदान है, यानी कि यहाँ पर जो सॉइल है डायरेक्टली, ठीक है, उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, CCA बोलेंगे। यानी कि टोटल ये हो गया, और इसी का पार्ट कौन सा हो गया, CCA हो गया, और CCA का पार्ट कौन हो गया, IOI, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या लिखा है मैंने, द पार्ट ऑफ द CCA एट विच इरिगेशन इज डन एट द गिवन टाइम, यानी कि जो गिवन टाइम है उस पर CCA के कितने पार्ट को इरिगेट किया जा रहा है, कि फिलहाल कितने परसेंटेज एरिया कवर किया जा रहा है वाटर द्वारा। दो सेम चीजें हैं कि भाई CCA कितना है कल्ट्रेबल एरिया, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम पर कितना इरिगेट किया जाए, कितने लैंड को इरिगेट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द IOI, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। समझ में आना चाहिए। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अलग अलग चीजों की हो सकती है। खरीफ की जो क्रॉप होती है उनके खरीफ सीजन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अलग हो सकता है, और जो आपका रबी सीजन होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अलग हो सकता है। जो टोटल इंटेंसिटी आएगी वो इन दोनों का सम करने पे, यानी कि दोनों को ऐड करने पर जो फाइनल मिलेगी, दैट विल बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यानी कि हर एक सीजन, चाहे वो आपकी खरीफ है चाहे वो आपकी रबी है, और अगर आप जरूरत पड़ती है अपने को जायद की फसलों के लिए, तो जायद की फसल जो होती है, जायद की जो क्रॉप्स होती है, जायद क्रॉप्स, उनके लिए भी जो वाटर इरिगेशन है, जितने एरिया को वहां पर इरिगेट किया जा रहा होगा पार्ट ऑफ द CCA के फॉर्म में, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद जो फाइनल मेरे को इंटेंसिटी मिलेगी, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आप लोगों को समझ में आएंगे होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, CCA क्या है और GCA क्या है। ठीक है, अब देखें इनसे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ में लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं कि ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी इनमें से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, और साथ में अपन कैसे अपन डील करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखें अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है कहीं पर भी किसी तरीके की, तो सिंपल सी बात है, जो गिवन डाटा है आप उसको लिख लीजिए, आधा काम तो वहीं पर आपके माइंड में क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है और किस स्ट्रेटेजी से मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जब भी कभी आप फंसे या जब भी कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आपको क्या करें, पहले गिवन डाटा को लिख लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट 72% लैंड इज इन खरीफ सीजन इज एंड 56% लैंड इन रबी सीजन रिमेन्स अनइरिगेटेड बाय ए कैनाल, कैलकुलेट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, क्या पूछा है अपने से, अभी अपन ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पढ़ा था, GCA पढ़ा था, CCA पढ़ा था। यहां पर पूछा है कि भाई एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जहां की एक वहां पर जो वाटर अप्लाई किया गया कैनाल या किसी भी सिस्टम के थ्रू, तो जो इरिगेशन एक प्रोजेक्ट है जिसमें 72% तो खरीफ सीजन में और 56% रबी सीजन में जो लैंड है उसको अनइरिगेटेड, यानी कि वो बिना इरिगेशन के रह गई, यानी कि अनइरिगेटेड आपकी रह चुकी है बाई एक कैनाल के थ्रू पानी आ रहा था, और उसमें से ओनली यानी कि 56% तो आपकी रबी सीजन में
अनइरिगेटेड रह गई है और 72% आपकी खरीफ सीजन में अनइरिगेटेड रह गई है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, टोटल इंटेंसिटी, यानी कि टोटल कितने लैंड को इरिगेट किया गया इस कैनाल की फॉर्म में, ठीक है। इस लैंड ने टोटल कितना इंटेंसिटी करी जो कैलकुलेट की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटेंसिटी। देखें पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा, ठीक है। आंसर ओपन कर रहे हैं, आंसर फर्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अपन एरिया, गिवन डाटा कौन सा होगा भाई, गिवन डाटा में क्या दिया गया है, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपको 72 अनइरिगेटेड जो प्रोजेक्ट है, अनइरिगेटेड जो लैंड है वो कितना है। तो मैं लिखूंगा अनइरिगेटेड लैंड इन रबी सीजन, और नेक्स्ट लिखूंगा मैं अनइरिगेटेड लैंड इन खरीफ सीजन, ठीक है, लैंड इन खरीफ सीजन। तो देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है। ये आपका परसेंटेज में गिवन है, रबी सीजन के अंदर गिवन है 56% और खरीफ सीजन के अंदर गिवन है 72%, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो अपन को लिखेंगे अपन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ये आपका लास्ट, ये आईएएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा सीधा अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिस्टमैटिकली बता रहा हूं ताकि आपको अगर ये छोटे फॉर्म में 2 या 3 नंबर या 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आया तो आप कभी भी यहाँ पे परेशान नहीं हो, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखें सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा भाई इंटेंसिटी ऑफ, पहले मुझे देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालना है। अब मैंने क्या बताया था अभी कि इरिगेशन का ये जो इंटेंसिटी होती है वो कैसे निकलती है, खरीफ सीजन में जो इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करें, रबी सीजन में इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करें, जायद की अगर जरूरत है तो उसको भी फाइंड आउट करें, और उसके बाद जो अपने को फाइनल इंटेंसिटी मिलती है उनको ऐड करने के बाद दैट विल बी द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IOI, ठीक है। तो मैं लिखूंगा IOI ऑफ रबी क्रॉप की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 100। देखिए टोटल कितनी 100% थी, लेकिन अनइरिगेटेड कितनी रह गई 72%, ठीक है, सॉरी 56%, अनइरिगेटेड कितनी रहेगी 56%। तो अगर मैं निकालूंगा भाई कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कि कितने लैंड को इरिगेट किया गया, अनइरिगेटेड तो मुझे पता है कितना है 56% रबी सीजन में, लेकिन इरिगेट कितना हुआ, फिर इरिगेट कितना होगा, तो 100 माइनस कितना % कर दूंगा 56% करूंगा, फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी 44 वैल्यू मिलेगी, 44%, ये मिल गई मुझे। अगर मैं बात करूंगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप की देखें क्या इंटेंसिटी होगी, तो खरीफ क्रॉप की इंटेंसिटी होगी 100 माइनस कितना, अनइरिगेटेड कितना रहेगा 72% रह गया, तो मैं माइनस कर दूंगा 72%, मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 28%। समझ में आया, यानी कि टोटल रबी क्रॉप में इतने परसेंटेज जो पार्ट है, इतने परसेंटेज जो लैंड है उसको इरिगेट किया गया, और खरीफ क्रॉप के फॉर्म के कंडीशन में आपको 28% लैंड को इरिगेट किया गया। तो अगर मैं बात करूंगा टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो क्या होगा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो ये क्या होगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी कि 44% प्लस 28%, फाइनल जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 72% विल बी द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपका क्या होगा 72% यहाँ पर हो जाएगा, फाइनल है एकदम आपको, ठीक है। तो ये आंसर याद रखिएगा। अब देखिए ये सिंपल सा, अगर मैं इसको करना भी चाहता था तो अगर ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आता तो ये सिंगल एक लाइन में आपका आंसर आप निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिवली एक अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिकली बताया इस क्वेश्चन को। अब देखें नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से डील करेंगे। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीनों मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं वो तीनों ही अलग अलग पैटर्न पर हैं, सेम पैटर्न पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करें, नहीं तो आपको एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी जब आपके सामने कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई जो सीसीए ऑफ कैनाल का जो सीसीए यानी कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया दिया गया 2 × 10⁸ मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, बाद में अपन इसको हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं गिवन डाटा को साथ साथ लिखता हुआ चलता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। गिवन डाटा, तो देखो गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है आपको सीसीए की वैल्यू, सीसीए की वैल्यू गिवन है आपको 2 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है, लिखा है, एंड इट्स IOI इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 40%, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना है अपने को,
कैनाल में जो भी डिस्चार्ज आ रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। टू इरीगेट द क्रॉप ओवर लैंड हैविंग कोर पीरियड ऑफ 4 वीक्स एंड कोर डेप्थ ऑफ 14 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है अपने को। तो इट्स इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, तो मैं लिखा IOI इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, द वैल्यू इज 40%, इसकी वैल्यू 40% हो गई। अब साथ में डिस्चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है और यहाँ पर क्रॉप का यानी कि क्रॉप के लिए मेरे को टोटल जो कैनाल है उससे कितना इरिगेशन के लिए कितने एरिया को या फिर कितना डिस्चार्ज के फॉर्म में अपन इरिगेशन निकाल सकते हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है। कोर पीरियड दिया हुआ है आपको, मैं लिखूंगा कोर पीरियड दैट इज गिवन एज 4 वीक्स, ठीक है। और जो आपको कोर डेप्थ दी गई है, कोर डेप्थ देखते हैं, कोर डेप्थ दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपको गिवन है, CCA गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन गिवन है, कोर पीरियड गिवन है एंड कोर डेप्थ गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्चार्ज। मैं लिख देता हूं यहां पर, मुझे फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज। अब सबसे पहले समझने वाली बात इसमें क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को। अब देखें सिंपल से एक बात पता चल गई होगी, मुझे डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो मुझे आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैंने ड्यूटी के क्वेश्चंस कराए थे। तो डिस्चार्ज एक ड्यूटी के फॉर्म में जनरली अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। ड्यूटी के फॉर्मूले में क्या होता है, एरिया अपन डिस्चार्ज होता है, तो वहां से अपन यदि मुझे ड्यूटी पता है, एरिया पता है, तो मैं डिस्चार्ज फाइनली कैलकुलेट कर सकता हूं। बात ये आ रही है कि CCA दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया हुआ है, ठीक है। GCA नहीं दिया हुआ है तो मेरे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई CCA यानी कि जो आपका कल्टिवेबल कमांडेड एरिया है, यानी कि जितने एरिया पर इरिगेशन किया जाएगा। तब बिल्कुल सही बात है, यानी कि मुझे अनकल्टिवेबल को माइनस करने की, अनकल्टिवेबल को यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओनली आपको कल्टिवेबल जो ग्राउंड है, कल्टिवेबल जो लैंड है, उसी का आपको इरिगेशन करना है। अब जो कल्टिवेबल ग्राउंड है उसका भी 40% क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यानी कि मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि एट प्रेजेंट टाइम पर कितना लैंड इरिगेट हुआ है उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो फिलहाल कितना परसेंटेज लैंड आपका इरिगेट हो रहा है, 40% हो रहा है, ठीक है। तो टोटल एरिया आपको CCA का गिवन है 2 × 10⁸ मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी कितनी गिवन है 40%। तो अगर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया जिस पर आप इंटेंसिटी जिस पर आप डिस्चार्ज निकालोगे, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इरिगेशन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितना मेरे को ऑब्टेन होगा, देखते हैं इसको। ये ऑब्टेन होगा 0.4, यानी कि देखें मेरे को गिवन कितना है टोटल एरिया 2 × 10⁸, ठीक है, 2 × 10⁸। और इसका कितना एरिया मुझे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है कि फिलहाल कितने एरिया पर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी कि इरिगेशन हो रहा है 40% पर। तो अगर मैं इसका 40% निकालूंगा यानी कि 40/100 यानी कि 0.4 लिख सकता हूं मैं इसको 0.4। जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मिलेगी 8 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई क्या मिली मुझे वैल्यू, द वैल्यू इज 8 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। अब अपन जानते हैं जनरली कि 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 10⁴ मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। क्या होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। ये अपना एक बेसिक टर्म है, याद रखें। आप एग्जाम में यदि आपसे पूछता भी हो तो आप जनरली डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है, या जीके में आपसे अगर कोई पूछता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 8 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से फाइनल अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इसकी, ठीक है, जो वैल्यू अपने को, अब देखिए ये वैल्यू कितनी है अपने पास 0.4 है अपने पास, ठीक है। जब 0.4 होगी तो ये वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी 0.8 मिलेगी। यानी अगर मैं इसको या तो मैं इसको 9 करूंगा या फिर क्या करूंगा इसको 0.8 कर दूंगा इसको, ठीक है, या सॉरी इसको या तो 7 कर दूंगा या इसको 0.8 कर दूंगा। तो अगर मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू कितनी मिलेगी 8000, इसको अपन लिखेंगे 0.8। तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को 8000 हेक्टेयर मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। वापस देख लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इरिगेशन ये आपको गिवन था, यानी कि 2 × 10⁸ गिवन था, और इसका मैंने 40% यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की फॉर्म में मैंने निकाला इसको, तो मुझे 0.8 × 10⁸ मीटर स्क्वायर मिल गया। और इसमें से 10⁴ मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो फाइनल वैल्यू 8000 हेक्टेयर मेरे को मिल चुकी है। अब देखते हैं आगे अगर मैं बात करूं तो देखें मुझे निकालना क्या है, डिस्चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है। अब डिस्चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है कि जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो अगर मुझे
एरिया एंड ड्यूटी अगर मुझे नोन है तो मैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां से अगर देखते हैं अपन, तो मैं अपन जानते हैं जो एरिया ड्यूटी और डेल्टा के बीच में जो रिलेशन होता है, तो मैं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। डेल्टा और ड्यूटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ड्यूटी इज इक्वल्स टू 864 बी अपॉन डेल्टा, ठीक, क्या होगा डी इक्वल्स टू 864 इंटू बी अपॉन डेल्टा, ये आपकी वैल्यू होगी। अब देखें यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं ड्यूटी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ड्यूटी की वैल्यू क्या होगी, देखें ये तो वैल्यू कितनी होगी 864 इंटू बी यानी बेस पीरियड। बेस पीरियड होता क्या है कि जो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग है अपनी वहां तक उन दोनों के बीच में जो टोटल आपका पीरियड कितना है उसको अपन बोलते हैं बेस पीरियड, ठीक है। और इस जगह पर अपने को क्या गिवन है, अपने को सिंपल सी बात है, अपने से पूछा गया कोर पीरियड यानी कि जो सेकंड वाटरिंग होती है, यानी या फिर कह सकते हैं उसको फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग। तो जो सेकंड वाटरिंग या फिर फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग होती है जिसको अपन कोर वाटरिंग कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अपने को कोर पीरियड और साथ में अपने को क्या दिया हुआ है, कोर डेप्थ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इस जगह पर जो आपकी वैल्यू होगी यानी कि जो बेस जो पीरियड है उसकी जगह क्या आएगा, अपने को वाटरिंग के बीच में वैल्यू दी गई है, यानी कि अपने को फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग की वैल्यू दी गई है, तो उसको भी अपने बेस पीरियड की फॉर्म में लेके चलेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी कितना दिया गया अपने को 4 वीक्स। तो अगर मैं 4 वीक्स को, लेकिन जो आपकी बेस पीरियड होता है या फिर जो कहेंगे अपन जो कोर पीरियड होता है या कुछ भी जो अपन वैल्यू लेके चलेंगे वो नंबर ऑफ डेज के अंदर लेके चलेंगे। अपने को कितना गिवन है, 4 वीक्स गिवन है, तो अपन 4 वीक्स को जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, 4 वीक्स को चेंज करेंगे तो 4 इंटू 1 वीक में 7 डेज, तो 4 इंटू 7 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 7 अपॉन उसके बाद जो वैल्यू आएगी, देखें जो डेल्टा की वैल्यू है, यानी कि डेल्टा क्या होता है, डेप्थ सेंटीमीटर या मीटर, मीटर और सेंटीमीटर में जो अपन डेप्थ ऑफ इरिगेशन, डेप्थ ऑफ वाटर इन द फील्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, अपन उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इसमें क्या किया मैंने, देखो कोर डेप्थ जो है वो आपका डेल्टा का काम करेगा, तो कितना आ जाएगा 14 आपका आ चुका है, ठीक है। आगे वैल्यू, तो यहां से जब मैं ड्यूटी कैलकुलेट करूंगा इस जगह से, तो ड्यूटी की वैल्यू मुझे फाइनल मिलेगी 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। क्या मिलेगी मुझे, ये वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, ड्यूटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें ड्यूटी मेरे पास आ चुकी है, अच्छा एरिया मेरे पास, यहाँ की एरिया में लिख देता हूं इसको, एरिया मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है कितना 8000 हेक्टेयर, और ड्यूटी मेरे पास आ चुकी है 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो अब अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, एरिया अपॉन ड्यूटी, क्योंकि उस फॉर्मूले से देखें एरिया अपॉन ड्यूटी क्या होगा, डिस्चार्ज के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर फाइंड आउट करेंगे। एरिया कितना है 8000 हेक्टेयर और ड्यूटी आपकी कितनी दी है, ड्यूटी इज 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहां से जो मुझे डिस्चार्ज मिलेगा फाइनली, डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू 4.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर 4.63 क्यूमेक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल अप्रोच आपको समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, जो अपने को एरिया दिया हुआ था, पहले उस एरिया को दिया, सीसी दिया था, साथ में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया, यानी कि फिलहाल कितना पार्ट इरिगेशन किया जा रहा है टोटल सीसीए का, तो 40% था, तो मैंने 40% निकाल लिया, उसको मैंने हेक्टेयर में चेंज कर दिया। फाइंड आउट क्या करना था, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना था। अगर मुझे ड्यूटी और एरिया पता चल जाए तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस जगह पर डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, रिलेशन निकालूंगा ड्यूटी और डेल्टा के बीच में, उससे क्या फाइंड आउट होगा, मेरे पास डेल्टा है, डेल्टा और बेस पीरियड दोनों दिए हुए हैं, किसकी फॉर्म में, कोर पीरियड और कोर डेप्थ की फॉर्म में। मैंने क्या निकाल दिया, डेप्थ ने, यानी कि डी की वैल्यू निकाल दी, डी क्या है अपने पास, ड्यूटी। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्चार्ज, यहां से डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ड्यूटी। एरिया कैलकुलेट हो गया, ड्यूटी कैलकुलेट होगी, क्या निकाल दिया, डिस्चार्ज, दैट इज 4.63 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज द डिजायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ ए कैनाल इज 1000 हेक्टेयर, ठीक है। अपने को इस बार जीसी यानी कि ग्रॉस कमांडेड एरिया अपने को गिवन है, दैट इज 1000 हेक्टेयर, हेक्टेयर्स में, आउट ऑफ विच 75% लैंड कैन बी इरिगेटेड, ठीक है। इसने बोला है इसमें से टोटल 75% लैंड को अपन इरिगेट कर सकते हैं। दैट IOI इन रबी सीजन, रबी सीजन में IOI की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना दिया है,
और खरीफ सीजन में, रबी सीजन में दिया गया है 60% एंड खरीफ सीजन में दिया गया आपका 30%। क्या है ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की वैल्यू, यानी कि जो टोटल, यानी कि देखिए जीसीए की वैल्यू कितनी है 1000 हेक्टेयर, इसमें से 75% को अपन इरिगेट कर सकते हैं और 75 में भी रबी सीजन में अपन कर सकते हैं 60% को फिलहाल अभी हो रहा है, और खरीफ सीजन में आप 30% फिलहाल अभी इरिगेट हो रहा है। तो ड्यूटी ऑफ द क्रॉप आर 2250 हेक्टेयर पर क्यूबिक, और ड्यूटी आपको क्या गिवन है रबी और सीजन, रबी और खरीफ में, तो रबी में दिया गया आपको 2250 हेक्टेयर पर क्यूबिक, और आपको खरीफ की वैल्यू दी गई है 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक, और कैलकुलेट निकालना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है पीक डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार गिवन डाटा लिख लेते हैं, देन इसके बाद अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं एक बार गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है। आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपन देख रहे हैं। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं अपन। गिवन डाटा में गिवन है आपको सबसे पहली बात कि टोटल जीसीए की वैल्यू कितनी है। जीसीए आपको गिवन कितना है, जीसीए इज गिवन एज 1000 हेक्टेयर, ठीक है 1000 हेक्टेयर आपको ये वैल्यू गिवन है किसकी, जीसीए की। दूसरी मैं बात कर रहा हूं जीसीए आपको गिवन है और आउट ऑफ विच कितना परसेंट लैंड को इरिगेट किया जा रहा है, तो लैंड विच कैन बी इरिगेटेड, इस वैल्यू को कितना दिया गया है, दैट इज गिवन है 75%, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईओआई ऑफ रबी सीजन, आईओआई ऑफ खरीफ सीजन, तो लिखेंगे आईओआई ऑफ रबी सीजन, ये आपको गिवन कितना है, दैट इज 60%, रबी सीजन 60%, और दिया गया है आईओआई ऑफ खरीफ सीजन, ये आपको कितना गिवन है, दैट इज गिवन है 30%, ठीक है। ये आपको 60% दे दिया और ये आपको 30%, दोनों वैल्यू गिवन है, ठीक है। और साथ में क्या दिया गया है, इरिगेशन कितना पार्ट हो सकता है टोटल का, इस जीसीए का 75% हो सकता है। अगर लास्ट में क्या दिया गया है, ड्यूटी, तो वैल्यू देखते हैं। ड्यूटी ऑफ रबी क्रॉप इज गिवन एज 2250 हेक्टेयर पर क्यूबिक, और दिया गया है ड्यूटी ऑफ खरीफ क्रॉप इज गिवन एज 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक। आई होप आपको ये गिवन डाटा क्या दिया गया है। जब मैंने गिवन डाटा को लिखा है आधा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, बच्चा कुचे को अपन साथ में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन, और साथ में आप कॉपी पेन लेके भी बैठा करें, जिससे कि आप, मैं जब साथ में सॉल्व कर रहा हूं तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। आप मेरे से पहले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको मैंने लिया है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ग्रॉस जो कमांडेड एरिया है वो कितना गिवन है, 1000 हेक्टेयर गिवन है, और जिसमें से 75 को अपन इरिगेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा ये जो 75% है सीसीए हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा कि सीसीए की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द 75% ऑफ द जीसीए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1000 इंटू 75 अपॉन 100, जब वैल्यू निकालूंगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 7500 हेक्टेयर, कितनी मिलेगी 1000, यानी कि वैल्यू कितनी है 10, सॉरी दिस इज 10,000 नॉट 1000, दिस इज 10,000, ठीक है। तब ये 10,000 वैल्यू मिलेगी तो मेरे को कितना मिलेगा आंसर 7500 हेक्टेयर। यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, दैट इज नॉट 1000, दिस इज 10,000 इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो 10,000 क्या है आपका जीसीए की वैल्यू है। अब सीसीए कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 75 अपॉन 100, तो 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, द वैल्यू इज 7500 हेक्टेयर इज द सीसीए। यानी कि अब इतने कल्ट्रेबल एरिया को इरिगेट किया जा रहा है टोटल जीसीए में से, ठीक है। अब आगे देखें, अगर मैं निकाल, ये तो मैंने निकाल दी सीसीए की वैल्यू। अब देखें द एरिया, अब हम कितना देख रहे हैं कि भाई रबी सीजन में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है फिलहाल, तो कितना हो रहा है इस टोटल का, इस सीसीए का कितना परसेंट हो रहा है 60%, और खरीफ में कितना हो रहा है 30%। तो मैं लिखूंगा एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 75% का आप निकाल लीजिए 60%, ठीक है। जब आप 75% का 7500 हेक्टेयर का जब आप 60% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रबी सीजन में आप कितने एरिया को इरिगेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4500 हेक्टेयर इज द आंसर, ठीक है। कितना आ गया आंसर इसको सॉल्व करने के बाद कि रबी सीजन में
4500 हेक्टेयर एरिया इरिगेट किया जा रहा है, किसका? टोटल CCA का। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा खरीफ के लिए तो देखते हैं एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन ने किस में निकाल लिया? पहले अपन ने फाइंड आउट किया है रबी सीजन में, फिर अपन निकालेंगे किसमें? खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन में कितना निकलेगा? 30% निकलेगा इसका, तो मैं निकालूंगा इसका 7500 इंटू 30% ऑफ 30% बाई 100 यानी 30/100। तो मैं इसको वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2250 हेक्टेयर। समझ में आ गया कितनी वैल्यू मिली मुझे? 2250 हेक्टेयर मुझे वैल्यू मिल गई। अब देखें आगे क्या होगा। गिवन में डाटा वहां पे लिख चुका हूं, तो मैं इसको अब रफ कर सकता हूं यहां से। ठीक है, तो अब देखें आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को क्या क्या मिल चुका है? मेरे को CCA मिल चुका है, जो कि मैं GCA की हेल्प से निकाल चुका हूं। मुझे एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है टोटल CCA का, वो मुझे कैलकुलेट हो चुका है। एरिया इरिगेटेड इन खरीफ सीजन में कितना एरिया कैलकुलेट होगा आप CCA का, ये मुझे कैलकुलेट हो गया, दैट इज 2250 हेक्टेयर। अब देखें मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, इस जगह में लिखा नहीं है, मुझे निकालना है पीक डिस्चार्ज। ठीक है, मुझे पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। अब पीक डिस्चार्ज देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई डिस्चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे ड्यूटी, अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो ड्यूटी क्या होती है अपनी? ड्यूटी इज इक्वल्स टू एरिया बाय डिस्चार्ज। क्या होता है? ड्यूटी इक्वल्स टू एरिया बाय डिस्चार्ज। अगर मुझे डिस्चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा? एरिया बाय ड्यूटी। ठीक है, एरिया बाई ड्यूटी मेरे पास आ जाएगा। अब ये जो मैंने निकाला है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकाली, ये तो क्या हो गया? एरिया टोटल इरिगेट कितना हुआ है। अब मैं निकालूंगा इस जगह पर क्या? ड्यूटी। तो सबसे पहले अगर मेरे पास डिस्चार्ज निकालना है मुझे, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एरिया पता होना चाहिए और ड्यूटी पता होना चाहिए। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में रबी क्रॉप की ड्यूटी दी हुई है, खरीफ क्रॉप की ड्यूटी दी हुई है, और मुझे रबी क्रॉप का एरिया जो इरिगेटेड एरिया और जो खरीफ क्रॉप का इरिगेटेड एरिया वो भी मुझे पता चल गया। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? डिस्चार्ज निकाल सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्चार्ज फॉर, सबसे पहले लिखूंगा डिस्चार्ज फॉर रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप के लिए कितना डिस्चार्ज होगा ये अपन निकालेंगे। तो क्या होगा? डिस्चार्ज फॉर रबी इक्वल्स टू, एरिया की वैल्यू कितनी है रबी के लिए? 4500 हेक्टेयर। कितना है? 4500 हेक्टेयर। ठीक है, अपॉन ड्यूटी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज गिवन एज 2250 हेक्टेयर। ठीक है, कितना गिवन है? 2250 हेक्टेयर। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये इसका डबल है, यानी कि वैल्यू आंसर कितना आएगा? आंसर इज 2.0 ये कितना है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। सॉरी, ये कितना है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहां से जब वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगी अपने पास? 2.0 क्यूमेक आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.0 के हेक्टेयर से हेक्टेयर आपका कैंसिल हो गया, फाइनल क्या आ गया? 2.0 क्यूमेक इसका आंसर आ गया। अगर मैं निकालूंगा डिस्चार्ज फॉर खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए अगर मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू खरीफ इक्वल्स टू कितना है वैल्यू? 4500। किसके लिए थी? रबी के लिए। खरीफ के लिए कितनी है? 2250 हेक्टेयर। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं 2250 हेक्टेयर अपॉन जो आपका कह सकते हैं अपन ड्यूटी की वैल्यू कितनी गिवन है खरीफ के लिए? 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। मैं पुट करूंगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्या होगा? हेक्टेयर से तो हेक्टेयर आपका कैंसिल हो गया, ऊपर क्या चला गया? क्यूमेक चला गया। वैल्यू देखते हैं, जब कैंसिल होगी तो आंसर क्या आएगा? 2.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर क्यूमेक में लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गया निकल के? डिस्चार्ज खरीफ में भी आ गया और डिस्चार्ज किस में आ गया? रबी में भी आ गया। सिंपल एक अप्रोच क्या चली थी अपनी? GCA दिया था, CCA निकाला, CCA से अपन ने IUI निकाला किसका? रबी सीजन का और खरीफ सीजन, क्योंकि परसेंटेज दी हुई थी CCA की फॉर्म में। ठीक है, CCA की टर्म में, तो वहां से फाइंड आउट किया यानी कि एरिया, और जो ड्यूटी थी वो मुझे गिवन थी। डिस्चार्ज मैंने पर्टिकुलरली फॉर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे देखिए क्या कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसके बाद ये अगर पता चल जाए कि भाई जो अपना टोटल जो पीक डिस्चार्ज है वो क्या होगा, तो पीक डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। देखो एक सिंपल सी एक बात अगर आप समझना चाहें इसमें, तो पीक डिस्चार्ज निकालने में अपने को ये पता होना चाहिए पहले कि पीक डिस्चार्ज होता क्या है। ठीक है, अब पीक डिस्चार्ज को भी समझने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि मैंने इन दोनों को, यानी कि मान लीजिए किसी जगह पर मैंने 2 क्यूमेक ले लिया
पीक डिस्चार्ज, ठीक है। अगर मैंने किसी जगह पर डिस्चार्ज की वैल्यू 2 क्यूमेक ले ली है तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो क्यूब यानी कि जो 2.0 है वो रबी के टाइम पर, रबी सीजन के टाइम पर तो क्या हो रही है, एकदम बेनिफिशियल, और रबी के टाइम पर तो सफिशिएंट है। लेकिन अपने को जब डिस्चार्ज फॉर द खरीफ क्रॉप के टाइम पर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, डिस्चार्ज कितना मिलना चाहिए उसको, 2.250 मिलना चाहिए, यानी कि जो लॉस होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कितने की जरूरत पड़ रही है मुझे, 2.50, यानी कि इनसफिशिएंट हो गया अपने पास। लेकिन दूसरी चीज अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं खरीफ क्रॉप के जो डिस्चार्ज है उसको मैं मान लेता हूं पीक डिस्चार्ज है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पीक डिस्चार्ज कितनी है, 2.25, लेकिन ये खरीफ के लिए तो वैलिड है। लेकिन जब मैं रबी क्रॉप के लिए बात करूंगा, जब रबी क्रॉप का सीजन आएगा तो उस टाइम पर क्या होगा, जो रबी क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट तो कितनी थी, 2 क्यूमेक की, आ कितना रहा है 2.25, यानी कि लॉस कितने का हो रहा है, 0.25 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दो केस समझ में आए कि अगर रबी के लिए करूंगा तो खरीफ का अनबैलेंस हो जाएगा, खरीफ के लिए करूंगा तो रबी अनबैलेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों का एडिशन कर देता हूं, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने कि 2.0 और 2.25 यानी कि 4.25 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब ये जो वैल्यू दोनों की दोनों ऐड करी है तो क्या होगा, जब अपन रबी क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कितने का लॉस होगा, अपने को 2 क्यूमेक का लॉस हो जाएगा, 2.25 क्यूमेक का लॉस होगा इस जगह पे, यानी कि एक्स्ट्रा 2.25 आ रहा है। और जब इस जगह पर मैं बात करूंगा तो यहां पर मुझे 2 क्यूमेक का लॉस होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा फालतू में जब वो वाटर जो है वो अपने पास आ रहा है, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो अगर अपन समझे कि भाई मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी कि जो मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होता है, सॉरी, पीक डिस्चार्ज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ देखें इसका एरिया, डिस्चार्ज कितना है रबी क्रॉप का 2.0, खरीफ क्रॉप का कितना है 2.25, तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम यानी कि डिस्चार्ज ऑफ रबी सीजन में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और लिखूंगा डिस्चार्ज ऑफ खरीफ सीजन। तो देखें इनमें से खरीफ सीजन, अब इन दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द आंसर, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं विच एवर इज मैक्सिमम, यानी कि जो पीक डिस्चार्ज होता है वो क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ रबी सीजन और डिस्चार्ज ऑफ खरीफ सीजन, इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मैं अडॉप्ट करूंगा, ठीक है। तो देखें वैल्यू कितनी है, रबी सीजन की कितनी है 2.0 क्यूमेक, और इसकी कितनी है 2.25 क्यूमेक, ठीक है, खरीफ की। तो यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं भाई कौन सी मैक्सिमम है, तो कौन सी मैक्सिमम है 2.25 आपकी मैक्सिमम है। इस वजह से यहां पर जो पीक डिस्चार्ज की वैल्यू होगी, पीक डिस्चार्ज ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.25 क्यूमेक के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप यहां तक आपको तीनों क्वेश्चन क्या थे, अलग अलग वेरिएशन था तीनों में, ठीक है। एक में सीधा अपन ने क्या निकाल ली थी, इंटेंसिटी निकाल ली थी, जो कि आपको बेसिक समझाने के लिए जरूरी था। देन उसके बाद अपन ने क्या किया, दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिंपली एरिया दिया हुआ था, और कोर पीरियड और कोर डेप्थ की फॉर्म में आपको बेस पीरियड और आपको डेल्टा दिया हुआ था, जिसकी फॉर्म में आपको क्या निकालना था, डिस्चार्ज कैसे निकलता, एरिया अपॉन ड्यूटी से, ठीक है। तो एरिया अगर मैं अपॉन ड्यूटी कर देता तो मुझे डिस्चार्ज निकलता, ठीक है, लेकिन मैंने एरिया को तो निकाल लिया, ड्यूटी कैसे निकाला, मैंने ड्यूटी और डेल्टा के रिलेशन से फाइंड आउट किया। तीसरा जो टाइप है आपके सामने, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आपको जीसीए दिया था उससे मैंने सीसीए निकाला, सीसीए से मैंने इंटेंसिटी ऑफ रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप निकाली, दोनों क्रॉप्स का मैंने इंटेंसिटी यानी कि जो कह सकते हैं अपन जो मैंने एरिया फाइंड आउट किया किसके हेल्प से, सीसीए के हेल्प से, फॉर द रबी क्रॉप एंड फॉर द खरीफ क्रॉप। और आपको क्वेश्चन के अंदर आपको ड्यूटी और रबी क्रॉप, ड्यूटी ऑफ खरीफ क्रॉप दोनों गिवन थी, उसकी हेल्प से फाइनली मैंने क्या निकाला, डिस्चार्ज निकाला। और पीक पीरियड क्या होता है, दोनों डिस्चार्जों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द पीक पीरियड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहां तक आंसर मिल चुका है। चले अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या देखें, एफिशिएंसी, यानी कि अपन बात करें इरिगेशन एफिशिएंसीज की, ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसीज। अब देखो एफिशिएंसी का सीधा मतलब क्या होता है कि पावर, यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को अपन
सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करती है कि जो वाटर है उसको किस तरीके से अपन मोल्ड करते हुए जा रहे हैं और प्लांट्स उसको किस तरीके से गेन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल एफिशिएंसी क्या है कि वाटर जो है वो किस तरीके से आपके पास आता जा रहा है और वाटर को कितने बेनिफिशियली जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हुए जा रहे हैं, दैट इज द एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा देखिए इरिगेशन एफिशिएंसी की, तो यहाँ पर कुछ 4 या 5 तरीके की एफिशिएंसी होती है। सबसे पहले बात करूंगा वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ एक नाम अपन लिख लेते हैं, देन उसके बाद अपन एक एक करके उनको डील करेंगे। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी फर्स्ट आपका है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, सेकंड है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद कौन सी एफिशिएंसी आएगी आपकी, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। ठीक है, नेक्स्ट आएगी एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड, ये आपकी नेक्स्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज होगा। फोर्थ अगर मैं देखेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज या फिर स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, ठीक है, और लास्ट अगर फिफ्थ पॉइंट लिखूंगा दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब देखें एक एक करके इन एफिशिएंसीज को समझते हैं, इनकी डेफिनेशंस में आपको समझाता हूं। ठीक है, तो इरिगेशन एफिशिएंसीज 5 तरीके की हैं आपकी। फर्स्ट इज वाटर कन्वीनियंस, सेकंड इज वाटर एप्लीकेशन, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये 5 तरीके की एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी में देखो सिंपल मैं बात करता चलता हूँ कौन सी एफिशिएंसी का क्या मतलब है। देखिए वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी का सीधा मतलब, कन्वीनियंस का मतलब होता है लेके आना या ले जाना। ठीक है, तो वाटर जो कैनाल से आ रहा है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो लगेगी उसको अपन बोलेंगे वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, कन्वेयंस एफिशिएंसी का मतलब है वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चले जाने में जो एफिशिएंसी, जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है उसको अपन कहेंगे वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। दूसरा है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन है कि यानी कि जो वाटर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए, अब उसको जो प्लांट्स हैं उन्होंने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उन्होंने अपने पास अपनी जो अपना रूट जोन है उसमें कितना अपने पास रख लिया है, दैट इज कॉल्ड द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि प्लांट्स को कितना अप्लाई किया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज का मतलब है कि जो प्लांट ने स्टोर करके रख लिया अपने रूट जोन में, उस वाटर को जो वाटर यूज किया गया, यानी कि जो वाटर जो स्टोर करके रख लिया है प्लांट ने अपने अंदर, उस वाटर में से कितना वाटर बेनिफिशियली यूज किया गया किसी एक प्लांट के द्वारा, उसको अपन बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी। स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई रिक्वायर्ड तो कितनी थी अपने प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए, और इरिगेशन के बाद में उसने कितनी वहां से एब्जॉर्ब किया, कितने को यूज किया, उसको अपन बोलेंगे स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी। एंड लास्ट आपका है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब है कि जो हाईएस्ट कितने एक्सटेंट तक वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है रूट जोन में ऑफ द प्लांट, यानी कि किसी एक प्लांट के रूट जोन में वाटर किस हद तक पेनिट्रेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आई होंगी कि पानी को ले जाने वाली एफिशिएंसी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वेयंस एफिशिएंसी, जो वाटर लेके आया गया है यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसमें से जो रूट जोन में जो रूट जोन तक जो पहुंच गया पानी, उसको अपन बोलेंगे एफिशिएंसी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। उसमें से जो पानी पहुंच गया रूट जोन तक, उसमें से कितना बेनिफिशियली वाटर को यूज किया है प्लांट ने, उसको बोलेंगे अपन एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। देन उसके बाद कितना स्टोर करके रखा, यानी कि रिक्वायर्ड कितना था, और इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होते हैं अपन, जो आपका सेकंड है एंड आपका जो फोर्थ है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करूंगा साथ में। तो स्टोरेज क्या होगा कि वाटर को जो स्टोर किया गया, यानी कि रिक्वायर्ड पहले कितना था और अब इरिगेशन के बाद कितना यूज किया प्लांट ने, उसको बोलेंगे स्टोरेज एफिशिएंसी। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब है किस मैक्सिमम एक्सटेंट तक, किस मैक्सिमम हद तक जो वाटर है वो पेनिट्रेट कर सकता है रूट जोन ऑफ द प्लांट में, दैट इज कॉल्ड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, ये 5 तरीके की आपकी एफिशिएंसी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट दैट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। द फर्स्ट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी।
अब इसको एक बार समझते हैं, एक बार वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी होती क्या है। तो देखो इसको नीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी डायरेक्टली देखो, पहले मैं आपको बात कर लेता हूं एग्जाम में जो आपके सेकंड और जो आपका फिफ्थ है, ठीक है, सेकंड एंड फिफ्थ ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेसिस पर भी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। बाकी के आपके जो तीनों पार्ट है इनको जनरली फॉर्मुलेटिक फॉर्म में या फिर आपसे डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो आपका सेकंड और फिफ्थ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको काफी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होती है, देखें जो नीचे का आपका आएगा वाटर डिलीवर्ड at the head of the canal, कि कैनाल के हेड पर कितना वाटर डिलीवर किया गया, यानी कि हेड ऑफ द कैनाल का जहां से जो वाटर है यानी कि डाइवर्ट होके रिवर से जो मेन कैनाल से जो वाटर आ रहा है वहां पर हेड ऑफ द कैनाल पर कितना वाटर डिलीवर किया गया वो, और ऊपर क्या आएगा वाटर डिलीवर टू द फील्ड, और उसमें से टोटल वाटर को कितना, जो फील्ड है उसको कितना वाटर ऑब्टेन हुआ है, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। अब इस ऐसा क्यों कहा गया है कि देखिए सिंपल सी बात है, जब वाटर है वो कैनाल के हेड पर आपको ऑब्टेन हुआ है तो वहां से जब वो चल रहा होगा तो सीपेज की वजह से या लॉसेस की वजह से टोटल वाटर जितना हेड पर अपने को डिलीवर हुआ है वो टोटल वाटर तो आपका फील्ड में आएगा नहीं, वो किसी ना किसी लॉसेस की वजह से इतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, यानी कि टोटल अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट डिलीवर हुआ है एट द हेड ऑफ द चैनल पर उसमें से कितना डिलीवर हो चुका है फील्ड में, इन दोनों जो रेशियो, इनका जो रेशियो आया दैट इज कॉल्ड द नीटा सी, ठीक है। नीटा सी यानी कि वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूं सेकंड एफिशिएंसी की, यानी कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अब देखें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है कि जो वाटर आपका फील्ड में पहुंच चुका है, वाटर डिलीवर टू द हेड ऑफ द फील्ड, तो अगर इसको देखेंगे तो इसको नीटा ए से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे करेंगे, नीटा ए से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा कि भाई फील्ड को कितना वाटर आपने डिलीवर किया, ठीक है, फील्ड को कितना मिला और उसमें से रूट जोन ने कितना उसको ऑब्टेन किया, दैट द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन द वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ द फील्ड, द रेशियो ऑफ दोज टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर आएगा आपका water stored in the root zone of plant, या फिर सिंपल बन सकते हैं root zone upon water delivered to the head of feed, तो सिंपल सा है, देखें दोनों में बेसिक सी बातें अपन अगर करते चलें तो आपको याद हो सकता है, ठीक है। मैंने लिखा नीटा सी क्या हो गया आपका, सॉरी नीटा ए क्या होगा, जो वाटर पहले सबसे पहले क्या लिखा था कि हेड ऑफ द कैनाल पर कितना पानी आया और उसमें से फील्ड में कितना गया, तो ये था नीटा सी। दूसरा है कि अब फील्ड में पहुंच चुका है पानी, फील्ड में कितना पानी पहुंचा और उसमें से प्लांट के रूट जोन ने कितने पानी को स्टोर किया है, दैट इज कॉल्ड द नीटा ए। नीटा ए का मतलब क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो दूसरा भी पता चल गया, पहला भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। दोनों बहुत ही क्लियर होंगे, इन रेशियो से या इस फॉर्मूले से आप इनको क्लियरली समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूंगा एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज का मतलब ही समझ लेते हैं। अब देखें फील्ड में पानी पहुंच गया और फील्ड में से कहां पहुंच गया, रूट जोन में पहुंच गया, तो रूट जोन में जो पानी जो है अभी फिलहाल में स्टोर हुआ है उस पानी में से कितना वाटर को बेनिफिशियली यूज किया किसने, प्लांट ने, उस एफिशिएंसी को अपन बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, ठीक है। तो देखें इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नीटा यू से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नीटा यू से, और नीटा यू क्या होगा, वाटर beneficially used by plant upon water delivered at the field, ठीक है। यानी कि फील्ड पे जो वाटर डिलीवर किया गया था उसमें से रूट जोन ने जो पानी ले लिया उस पानी में से कितना पानी यूज किया गया है बेनिफिशियली, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। तो आपको तीनों एफिशिएंसी देखें, पहला मैंने क्या लिखा,
वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, फॉर्मूला आपको सिंपल समझ में आ गया। दूसरा है वाटर एप्लीकेशन वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, सेकंड है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, समझ में आ गया कि पानी कितना तो फील्ड में पहुंचा और फील्ड में से रूट जोन में कितना स्टोर हुआ। देन इसके बाद तीसरा था एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, यानी कि वाटर डिलीवर कितना हुआ फील्ड पर, यानी कि रूट जोन के थ्रू कितना फील्ड पे डिलीवर हो गया, और वाटर कितना बेनिफिशियली यूज किया उस प्लांट ने, उसको अपन कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट आपकी एफिशिएंसी कौन सी है, स्टोरेज एफिशिएंसी, यानी कि इसको लिखेंगे अपन स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी। द फोर्थ इज स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, वाटर यूज्ड बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन, ये, और जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट था प्लांट को बिफोर इरिगेशन। तो मैं लिखूंगा इस जगह पर, पहले अपन लिख लेते हैं इसको, अपन नीटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वाटर यूज्ड बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन एंड अपॉन क्या आएगा आपका, वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट बिफोर इरिगेशन, ठीक है। तो इसको सिंपल आप याद रखेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको एक बार समझ लेते हैं अपन, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपका फिफ्थ, लास्ट में आपका फिफ्थ रह जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, यानी कि वाटर जो स्टोर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं एफिशिएंसी का डिस्कस कर रहा हूं। तो आपका जो लिखा हुआ है जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, नीटा एस से, एनएस नॉट एनएस, इट इज नीटा एस। तो देखें अपन, वाटर यूज्ड बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन अपॉन वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट बिफोर इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन से पहले किसी एक प्लांट को कितना रिक्वायरमेंट था वो, और ऊपर लिखा गया वाटर यूज्ड बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन। अब होगा क्या कि भाई जितना इसमें देखें सेकंड में जो आपका सेकंड है और आपका जो फोर्थ है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और साथ में दूसरा क्या दिया है आपको, स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, इन दोनों में, ठीक है। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि जितना वाटर किसी प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, अब एग्जैक्टली उतना वाटर तो अपन इरिगेट करेंगे नहीं, या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, सीपेज यानी कि रन ऑफ होते हुए बह के चला जाएगा, और जितना रिक्वायर्ड होगा उसको क्या करेगा, रूट जोन एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इरिगेशन से पहले किसी एक प्लांट को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इरिगेशन के बाद वो इरिगेशन वाटर में से कितने अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। द रेशियो ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, ठीक है। तो स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी क्लियर हो गया। एंड लास्ट जो एफिशिएंसी है दैट इज फिफ्थ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ठीक है। क्या अपना वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब एक बात बहुत क्लियर समझें कि इस वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं दिया गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि इसका एक फॉर्मूला अपने को इजीली समझ में आए। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, द फिफ्थ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू इसको नहीं समझाया गया। इसके लिए डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला दिया गया। तो देखें एक्सप्रेशन क्या था, इसको अपन नीटा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इसका नाम है। तो नीटा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100, ठीक है। हाँ, साथ में एक बात याद रखेंगे, इन सभी एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है तो अपन इनमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आपका 100 से मल्टीप्लिकेशन होता हुआ चलेगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। 100 से मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि एफिशिएंसी को मैं परसेंटेज में लेके चलता हूं। ओके, तो अब देखें यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में, दैट वाज एन डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100, ठीक है, क्लियर है। अब देखें बात क्या आती है यहां पर, अगर मैं लिखूंगा डी, व्हाट इज डी, वेयर स्मॉल, कैपिटल डी क्या होगा, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है, कि रूट जोन में कितना डेप्थ ऑफ वाटर, एवरेज डेप्थ कितनी थी वाटर की, ठीक है। रूट जोन में
एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर कितनी स्टोर हुई, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल डी। और अगर मैं निकालूंगा स्मॉल डी तो देखिए स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी इज एवरेज डेविएशन फ्रॉम डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन। ठीक है, क्लियर है एकदम, सिंपल सा है कि यहाँ पर जो एक फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अब क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंपल सा मुझे एवरेज डी का यहाँ पर एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, कि जब अपन इरिगेशन कर रहे हैं तो रूट जोन में कितना वाटर की डेप्थ जो है स्टोर हुई है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन। दूसरा डी क्या है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, तो एवरेज डेविएशन कितना हो रहा है डेप्थ ऑफ वाटर रूट जोन में, यानी कि वेरिएशन कितना आ रहा है, ठीक है, दैट इज डी। तो अगर मैं इसका एक डेफिनेशन लिखना चाहूं जिसके थ्रू मैंने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका मतलब यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टोटल यानी कि हाईएस्ट एक्सटेंट तक वाटर कितना पेनिट्रेट कर सकता है इन द रूट जोन। रूट जोन जो प्लांट का रूट जोन है उसमें वाटर हाईएस्टली कितना पेनिट्रेट कर सकता है, उस एफिशिएंसी को अपन बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अगर इसमें फॉर्मूला लिखूंगा तो देखें क्या होगा, एक्सटेंट up to which the water can penetrate, the water can be penetrated in the root zone of plant, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि सिंपल हाईएस्ट कितने एक्सटेंट तक वाटर पेनिट्रेट कर सकता है रूट जोन के अंदर, दैट एफिशिएंसी इज कॉल्ड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो देखें आपके सामने 5 एफिशिएंसी है और पांचों के फॉर्मूले मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएं। फर्स्ट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, यानी कि पानी को सिंपल अगर इस पूरे को समझ लें तो कैनाल से पानी निकला कितना, कैनाल के हेड पर कितना डिलीवर हुआ था और उसमें से फील्ड में कितना गया, दैट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। एनीटा सी जो यानी कि स्टोर होके जो फाइनल जो फील्ड में जो ऑब्टेन हुआ है पानी उसमें से प्लांट ने कितना अपने रूट जोन में स्टोर किया, दैट इज द नीटा ए। ठीक है, देन उसके बाद वाटर एफिशिएंसी और वाटर यूज क्या होता है कि पानी कितना डिलीवर हुआ फील्ड में और उसमें से बेनिफिशियली किसी प्लांट ने कितना यूज किया, दैट वाज द वाटर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। द नेक्स्ट वाज स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी, यानी कि इरिगेशन से पहले किसी प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट थी और इरिगेशन के जस्ट बाद उस प्लांट को कितना वाटर उसने स्टोर किया, कितना वाटर उसको मिला, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज वाटर एफिशिएंसी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, यानी कि उसकी हाईएस्ट एक्सटेंट क्या है वाटर की किसी एक जो रूट जोन है किसी प्लांट का उसमें पेनिट्रेट होने की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। फॉर्मूला है ND इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल D इंटू 100। डी का एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, की एवरेज डेप्थ कितनी है जो रूट जोन में स्टोर हो रहा है। दूसरा एवरेज डेविएशन कितना है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वाटर इन रूट जोन। ठीक है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, रूट जोन में जो एवरेज डेविएशन है वो क्या है अपना स्मॉल डी है। तो यहाँ तक टोटल एफिशिएंसीज आपको समझ में आएंगी। अब इनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल देखेंगे इसके जस्ट बातों, क्योंकि ये प्रॉपर्ली अगर समझ में आएंगी तो आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।